स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष पिट्टू खुराना जी से क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित सीधी बात करें। खुराना साहब वार्ड के अध्यक्ष हो मधुबिहार वार्ड से, जानना चाहेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी पिछले 4 सालों से। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ जो समस्याएं हैं, मेन तो समस्या आती है जी सफाई की। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो कूड़े की गाड़ी आती है वो भी 4 से 5 दिन में एक बार आती है। यहाँ गंदगी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैंने कई बार कॉल भी किए हैं, यहाँ उनको चेताया भी है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, जबकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। लेकिन उसको बाद में मैं आपको जगह जगह दिखाऊंगा। बाहर आप देखेंगे चारों तरफ कूड़े का ढेर है। आप यहाँ से बाहर जो खत्ता बना हुआ है वहाँ इतनी बदबू आती है कि आदमी निकल नहीं सकता। निगम पार्षद से कई बार कहा गया है, क्योंकि पिछले 5 साल भी बीजेपी का ही निगम पार्षद था और अब 4 साल से ही बीजेपी का निगम पार्षद है, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रही थी और वो काम नहीं कर पाते। अब हम यहाँ की कॉलोनी की समस्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ कॉलोनी का भी चेयरमैन हूँ और आम आदमी पार्टी से वार्ड अध्यक्ष भी हूँ। मैंने कॉलोनी के हिसाब से, मतलब जैसे कॉलोनी की समस्याएं आती हैं, वो भी उनको कहा कि जगह जगह नाली भरी हुई है, गंदगी फैली हुई है। आप राजापुरी रोड पे चले जाइए, आप भरत विहार रोड पे चले जाइए, सोमबाजार रोड पे चले जाइए, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अगर वो नाली साफ भी करते हैं तो उस गंदगी को वहां से नहीं हटाते हैं, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है, फिसलन हो जाती है, कीचड़ हो जाती है। रोड जो हमारे डेस्क कारपेट के रोड है, सिमटेड रोड है, वो काले हो जाते हैं, लेकिन उनके काम पे जो नहीं रहेंगे कि उनकी सफाई करा दी जाए। जो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, बिल्कुल चाहती है। क्षेत्र की जनता बदलाव ही नहीं, उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार हमने इस निगम पार्षद को बदलना ही है, क्योंकि वो उनसे परेशान है। वो जब भी समस्याएं लेके जाते हैं उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाती। तो जब समस्याएं हल नहीं होंगी तो जनता मन तो बनाएगी ना, क्योंकि उनको पिछले 5 साल में मौका देके देखा और इस 4 साल में मौका दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई अचीवमेंट करके नहीं दिखाया कि जनता के लिए कोई ऐसा काम करके दिखाया जो निगम पार्षद का काम होना चाहिए। उस काम क्या है उनका? सिर्फ सफाई का काम है। उनके लिए सफाई, नालियों की सफाई, कूड़ा उठाना, लोगों को गंदगी से राहत दिलाना, लेकिन वो वही काम नहीं कर पाते तो और दूसरा काम क्या करेंगे? सर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए 2022 का, तो आप चुनाव लड़ेंगे सर? जी, मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है जिसको मैं निभा रहा हूँ। अगर आगे भी पार्टी मुझे कोई जिम्मेवारी देती है तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और पार्टी को जो भी दायित्व देती है, जो भी जिम्मेदारी देती है, मैं उसे जरूर निभाऊंगा। अगर सर आप यहाँ से निगम पार्षद बन जाते हैं तो इस वार्ड में क्या क्या बदलाव होगा जो आज तक नहीं हुआ? देखो जी, यहाँ बदलाव करने लायक तो बहुत सी चीजें हैं। जैसे हमारे एमएलए साहब है यहाँ आम आदमी पार्टी से, हमारे बहन भावना गौड़ जी पिछली बार भी विधायक थी और इस बार भी वो विधायक है। पिछली बार वो 30,000 वोटों से जीती थी, इस बार 33,000 वोटों से जीती हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया, उन्होंने बदलाव किया। 40 साल से यहाँ विधायक थे, कांग्रेस के, बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी जो जमीनी कार्य होते हैं, सीवर का, पानी का, रोड का, उन्होंने कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ टैंकरों से पानी पिलाया जाता था। जब आम आदमी पार्टी का विधायक इस क्षेत्र के अंदर आया, पालम विधानसभा के अंदर आया, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्षेत्र की जनता को पानी देने का काम किया। अब आप देखिए पूरे मधुविहार क्षेत्र के अंदर 40 साल से सीवर नहीं थे। 40 साल पुरानी कॉलोनी है, लेकिन उसमें सीवर नहीं डला था। आम आदमी पार्टी के विधायक ने आकर सीवर के काम को लिया और पूरे मधुविहार क्षेत्र के अंदर सीवर का काम किया। अगर पार्टी मौका देती है, हमें मौका देती है, तो बहुत से बदलाव करने हैं यहाँ पर, क्योंकि गंदगी से जो परेशानी है, सबसे पहला तो वो है कि हम यहाँ से गंदगी से इनको निजात दिलाएंगे। दूसरा, जो यहाँ लैंडर माफिया है, कोई भी मकान बनाता है तो उससे उगाही की जाती है, पैसे लिए जाते हैं। हम सबसे पहले इन चीजों को बंद करेंगे, जिससे जनता परेशान है, त्रस्त है, उस चीज को बंद करने का काम करेंगे। क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करेंगे, जो आज तक इस क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ होगा, उस काम को करने की पूरी कोशिश की जाए। इस बार क्या लगता है सर, नगर निगम चुनाव होता है 2022 में, 272 में से कितनी सीट आने की संभावना होगी? देखिए, इस बार पूरी दिल्ली का मन है कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी, आप ये देखिए, जब इनके बड़े नेता विजय गोयल जी ने भी, अभी आपने ऑन रिकॉर्ड सुना होगा, उन्होंने कहा था सबसे भ्रष्ट है जो निगम है। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम जो है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। अभी आदेश गुप्ता जी ने भी एक अभी स्टेटमेंट दी थी कि इस बार जितने भी पुराने निगम पार्षद हैं वो सारे बदले जाएंगे, उनको किसी को भी टिकट नहीं दी जाएगी। अभी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, आपने पेपर में भी पढ़ा हो, जब उनके नेता ही मान रहे हैं
कि नगर निगम भ्रष्ट है, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब बड़े नेताओं को, पार्टी को इस बात का पता है कि 15 साल से दिल्ली के अंदर नगर निगम की सरकार है, जनता ने बीजेपी को जिताकर भेजा है, और उन्होंने कोई भी ऐसा मतलब उल्लेखनीय काम नहीं किया है या जनता के हित में ऐसा कोई काम नहीं किया है। सिर्फ अपना घर भरने के लिए, सिर्फ लैंडर की उगाही करने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी का वसंत कुंज के अंदर एक निगम पार्षद पकड़ा गया 10 लाख की रिश्वत लेते हुए। सीबीआई ने छापा मारा और 10 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। हाँ जी, महिला वाला। आप ये देखिए, जब ये लोग सिर्फ पैसे की काम करते हैं ना, जनता के हित में कोई काम नहीं करते हैं। जनता ने इस बार पूरा मन बना रखा है कि किसी भी कीमत पर इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर निगम में सरकार आएगी तो आम आदमी पार्टी की है। सर ये जानना चाहिए, भावना गौड़ जी ने खासकर विश्वास पार्क में क्या क्या काम करवाए सर? उनके बहुत से काम किए हैं। जिस काम को हमने कहा और जनता ने उनको कहा कि इस काम की हमें समस्या है, उस काम को, पूरे काम को करने की उन्होंने कोशिश किया, काम को किया। मैंने जैसे आपको बताया कि अभी सीवर का काम यहाँ पर 40 सालों से लोग बड़े परेशान हैं, त्रस्त हैं, क्योंकि मेन मूलभूत सुविधाओं में सीवर पानी आता है। ये सरकार का मतलब सबसे पहला काम होना चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं जनता को दी जाए। वो मूलभूत सुविधाएं से ही वंचित थे यहाँ के लोग। और आम आदमी पार्टी की विधायक बहन भावना गौड़ जी जब से आई हैं, उन्होंने सबसे पहले इन चीजों को लेकर, जिससे जनता परेशान थी, उनको लेकर वो काम करने का सबसे पहले उन्होंने, देखो इतना बड़ा बजट लाना, उन्होंने 3 साल तक इसमें मेहनत की और इस बजट को लेकर आई है। और सीवर का पूरा काम पूरे क्षेत्र के अंदर जनता बहुत खुश है, क्योंकि उनको आज तक पानी टैंकरों से पीना पड़ता था। औरतों के घुटने टूट जाते थे जब टैंकर आता था, इतनी मारामारी होती थी, लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। लेकिन आज सबको पानी मिलता है। कहीं एक टैंकर पूरे मधुया क्षेत्र के अंदर कोई पानी का टैंकर नहीं है। इसका श्रेय भावना गौड़ जी को ही जाता है? बिल्कुल जाता है। आम आदमी पार्टी की विधायक बहन भावना गौड़ जी को ही जाता है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना था कि पूरी दिल्ली को हम टूटी से ही पानी पिलाएंगे, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और क्षेत्रीय विधायक पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। सर ये भी जान लेंगे सर आपसे, कोरोना काल में आपने जनता के बीच रहकर क्या क्या कार्य किए सर? देखिए, जिस दिन लॉकडाउन लागू हुआ, हम उसी दिन से जनता के बीच में हैं। 23 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी और हमने 25 तारीख को अपनी, जब तक हमारा इस्कॉन का खाना नहीं आ रहा था, हमने धार्मिक सेवा समिति बनाई। जितने हम वार्ड के जितने कार्यकर्ता थे, उन्होंने मिलकर 12-13 लोगों की कमेटी बनाई। उस कमेटी के जरिए हमने जनता को 1500 लोगों का खाना पर डे बनाते थे। 1500 लोगों का खाना पर डे बनता था और वहां पर हलवाई बिठाया हुआ था और हम एक पॉइंट, हमने 14 पॉइंट बनाए थे, 14 पॉइंट में उस खाने को बांटा जाता। हफ्ते 10 दिन के बाद टाई अप हो गया था हमारा इस्कॉन मंदिर से। एक पॉइंट पर 3000 दिल्ली सरकार के द्वारा इस्कॉन मंदिर से खाना आता था। एक पॉइंट पे 3000 लोगों का खाना आता था। मैं अपने यहाँ स्कूल के सामने 3000 लोगों को सुबह शाम खाना खिलाता था। और जनता के बीच में अगर उन्हें कोई समस्या होती थी कि उनको जानकारी नहीं है कि हमें किस हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ हमें फोन करना है, कैसे हमें एम्बुलेंस मिलेगी, उनको उनके बीच में सैनिटाइज कराने का काम दिल्ली सरकार द्वारा, जैसे कि नगर निगम ने अपने सैनिटाइज करने का काम नहीं किया, दिल्ली सरकार ने वो जल बोर्ड की गाड़ियां होती हैं उनके द्वारा सैनिटाइज कराया। एक गली को, मेरी आप फेसबुक देखोगे तो उस पर सब आपको मिल जाएगा। और सभी गलियों को हमने सैनिटाइज कराने का काम किया, लोगों के बीच में रहे, लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहे, खाना बांटने का काम किया। अगर किसी को किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो हमने अपने तन मन धन से उनकी सेवा करने का काम। क्षेत्रीय सांसद को कोई रोल रहा कोरोना काल में सर? जी बिल्कुल नहीं। क्षेत्रीय सांसद तो एक बार दिखाई भी नहीं दिए। रमेश बिदुरी जी एक बार दिखाई नहीं दिए हमारे मधुया क्षेत्र के अंदर आकर। उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया। हमने तो यहाँ सूखा राशन, विधायक जी ने भी सूखा राशन बांटा, खाना दिया, इस्कॉन मंदिर का खाना दिया, लोगों के बीच में रहे, उनके सुख दुख में साथ रहे। आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक कार्यकर्ता ने, सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से पूरी तरह जनता की सेवा, पूरा सहयोग। सर अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली की रिकवरी काफी अच्छी कोरोना के मुकाबले जी। इसका श्रेय आप किसे देंगे? केजरीवाल जी को देंगे, अमित शाह जी को देंगे? जी अमित शाह जी अगर 2 बार आगे अगर कोरोना भाग जाता है तो और राज्यों में इतना कोरोना फैला हुआ, वहां पर भी 2 बार चले जाए तो वहां भी कोरोना खत्म हो जाएगा। ये श्रेय सारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। सबसे पहले आइसोलेशन का मॉडल जो लेकर आए वो अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए, जिस पर केंद्र सरकार ने रोक लगाने की भी कोशिश की।
और बाद में उसी मॉडल को अडॉप्ट किया, तो ये श्रेय किसको जाएगा? जितने भी कार्य अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना काल के अंदर किए हैं, मेरा मानना यह है कि पूरे देश के अंदर ऐसा नहीं हुआ, किसी राज्य ने इतना काम नहीं किया, इतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत से उन्होंने दिल्ली क्योंकि मेन गढ़ है, सभी लोग पहले दिल्ली में आते हैं, उसके बाद ही किसी और राज्य में जाते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, छोटा क्षेत्रफल है लेकिन लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, इस वजह से कोरोना फैला। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, 10-10 हजार आईसीयू बेड बनाना, ये दिल्ली सरकार का काम था, ना कि अमित शाह जी का काम था। अमित शाह जी 2 बार आए हैं, उन्होंने कहा अभी 6 दिन के बाद हमें बेड प्रोवाइड होते, उन्होंने कहा था कि टेस्टिंग के किट बढ़ जाएंगे, टेस्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन आप देखिए ना, दिल्ली सरकार ने इतना काम किया। अभी दिल्ली सरकार ने कहीं लॉकडाउन नहीं किया और पूरे कोरोना में पहले हमारा संक्रमण रेट जो नवंबर में बढ़ा था 15% तक पहुंच गया था, जब सारे डॉक्टर बोलने लगे थे कि 15,000 तक केस हो जाएंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन देखिए उन्होंने कंट्रोल करने का काम किया। आज संक्रमण रेट जो है 3.5 पर आ गया। तो ये सारा श्रेय मेहनत हो जाता है, उन्होंने दिन रात एक करके दिल्ली की जनता की सेवा करने की कोशिश की। मैं सर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो किसान बिल लेके आई केंद्र सरकार, जिससे किसान खुद ही परेशान है, इस पे आपकी क्या राय रहेगी सर? देखिए, किसानों के साथ तो खड़ा होना चाहिए, वो हमारा अन्नदाता है, उनकी कोई समस्या है तो उसको केंद्र सरकार को सुनना चाहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप किसानों का भला करने के लिए बिल लेकर आए और किसानों को ही वो पसंद नहीं आ रहा, तो इससे कैसे उनका भला होगा? अगर वो किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज को कह रहे हैं कि हमारे को ये नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती उसे थोपने का काम केंद्र सरकार क्यों कर रही है? उनकी बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा? सरकार अभी चाहती है कि हम उन्हें थका दें, लंबा टाइम दें। आप अगर किसी और से बातचीत करनी होती है, किसी और से मिलना होता है, तो अमित शाह जी तुरंत दौरे पर पहुंच जाते हैं। जहां चुनाव होते हैं हैदराबाद में तुरंत पहुंच जाते हैं। अगर उन्हें अभी पश्चिम बंगाल का दौरा करना हो तो वो तुरंत हो जाएंगे, और किसानों से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। तो ऐसा देश के अंदर नहीं चल सकता। देखिए, किसान, हमारा जो देश है वो 70% कृषि पर निर्भर है। अगर हमारा किसान ही परेशान है तो उससे देश का भला कैसे हो सकता है? इससे तो सारे उपभोक्ताओं को, जो आम जन है, उनको भी परेशानी है। तो आप उनकी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? ये 3 बिल वापस क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि उनको किसानों को नहीं पसंद है? उन्होंने पहले तो 1 डिमांड की थी, अब तो 10 डिमांड है उनकी। अब आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि किसान जाग चुका है, जनता जाग चुकी है, सबका समर्थन उनको मिल रहा है। ऐसे ऐसे लोगों ने उनको समर्थन दिया है, यहाँ तक कि अभी आज के पेपर में दे रखा था कि पेट्रोलियम डीलर्स ने भी उनको समर्थन दे दिया है कि हम सिर्फ जरूरी वाहनों को ही पेट्रोल देंगे, अदर्स को नहीं देंगे। तो जब जनता जागरूक है, अगर किसान मजबूर हो रहा है, वो इतनी ठंड के अंदर वहां पर बैठा होगा, अगर उसको अपना हित लग रहा है तभी तो बैठा है। कोई भी व्यक्ति इतनी ठंड के अंदर सड़कों पर नहीं रहेगा, उनको परेशानी है, उनको दिख रहा है कि आने वाले समय में अगर हम किसी के अधीन हो जाएंगे, अगर बंधक बन जाएंगे, तो उनको सुनना चाहिए, सरकार को उनकी परेशानी को सुनना चाहिए। कोई राजा होता है, राजा क्यों बनाया जाता है? प्रजा के लिए बनाया जाता है, प्रजा के हित के लिए बनाया जाता है। अगर राजा ही नहीं सुनेगा प्रजा की, तो कौन सुनेगा? ये तो मोदी जी और अमित शाह जी को सुनना चाहिए कि देश का किसान आज परेशान है और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, आपको भुगतना पड़ेगा, आपको ये चीज बहुत महंगी पड़ेगी। 22 का जो इलेक्शन हुआ, इसमें नुकसान होगा सर अन्य पार्टी को? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अभी आप देखो ना, वाराणसी के अंदर एमएलसी दोनों चुनाव हार गई बीजेपी, महाराष्ट्र के अंदर हार गई है। क्यों? क्योंकि वजह क्या है? अभी तो ये हैदराबाद में बहुत बड़ा झंडा काट रहे थे कि 150 सीट है, इस बार हम निजाम से निजात दिलाकर दिखाएंगे। क्या हुआ वहां पर? नुकसान हुआ ना। तो आप जब जनता की बात नहीं सुनोगे तो जनता कब तक आपको साथ देगी? जनता ने आपको बिठाया था अपने हित के लिए, आप अहित जनता नहीं कर। जनता जो भी चीज आप लेके आ रहे हो, नोटबंदी से लेकर, जीएसटी से लेकर और आज किसान बिल लेकर, आप हर जगह विफल रहे हो। कोरोना काल में भी आप विफल रहे हो। ये कोरोना किसकी देन है? आप लोगों की देन है। आप ट्रंप को बुला लाए। आपको जब जनवरी में पता लग गया था कि वहां से कोरोना का कोई मरीज आ रहा है, तो आपको अपने एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकनी चाहिए थी, आपने नहीं रोकी। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश के चुनाव तक लॉकडाउन को टाला। तो आपने जनता की हित कहाँ किया? आपने थाली भी भिजवाई, दाल भी पिटवाए, दिए भी जलाए, तो क्या कोरोना भाग गया? आज देश की हालत कहाँ है? उनका जिम्मेवार कौन है? आप लोगों, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के अधीन ही सब कुछ आता है। जीडीपी देखिए सर, कहाँ पे आप पहुंचे? हाँ, तो जीडीपी का हाल देख लो ना। आज छोटा व्यापारी, किसान सब परेशान है। आम आदमी से जाकर पूछो उसके काम धंधे का क्या हाल है, कि किस वजह से हुआ। ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ। अगर उस पर वो ध्यान देते तो आज ये हालत नहीं होती। आज एक छोटा छोटा व्यापारी, मैं भी एक व्यापारी हूँ,
छोटा व्यापारी आज इतना परेशान है, आप पूछो छोटे दुकानदार से पूछो, व्यापारी से पूछो, किसान से पूछो, सभी परेशान है। उनकी हालत क्या है, आप धीरे धीरे, अभी तो इसके इफेक्ट आने अभी शुरू होंगे। अभी तो आप देखना बैंकिंग की एनपीए कितने बढ़ते हैं बैंकों के, उसका कारण क्या होगा? अभी तक तो रीशेड्यूल किया आपने, जितने भी रिस्ट्रक्चर लोन किए हैं उनको आपने 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया। अब जब लोन की पेमेंट करने की समय आएगा, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, वो पेमेंट कैसे कर पाएंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। आपने पैकेज दिए, किसको मिला? किसी छोटे व्यापारी को कोई पैकेज नहीं मिला, किसी को कोई पैसा नहीं मिला है, कहीं से आर्थिक मदद किसी को नहीं मिली है। तो आप हर जगह विफल रहे हो और उसके बाद भी जनता की बात सुनने को तैयार नहीं हो। किसान मांग क्या रहे हैं आपसे? किसान सिर्फ आपसे मांग रहे हैं कि अपना हक मांग रहे हैं। और किसान मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है? कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। मांग तो कुछ नहीं रहा, आप जबरदस्ती उसको थोप रहे हो। किसान ने तो नहीं मांगा ना, आप लेकर आए हो बिल, और किसान उसको मना कर रहा है कि मेरे हित का नहीं है, तो मैं इस बिल को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो आपको सुनना चाहिए कि आपको परेशानी क्या, आप तो सुनना ही नहीं चाहते। तो किसान परेशान है, जनता परेशान है, और आप मस्त हो, आप चुनावी मोड में रहते हो। जब देखो आप चुनावी मोड में रहते हो, कभी आप जनता की परेशानी के बीच में नहीं पहुंचते, जनता के अंदर नहीं पहुंचते, किसान से आप बात नहीं कर रहे हो। आपके पास किसान से मिलने का टाइम नहीं है, जो हमारा अन्नदाता है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? धन्यवाद।